हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीजे आईएएस। जैसा कि हमारी सीरीज है यूपी स्पेशल, उसका हम लोग फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास पहला क्वेश्चन है कि असेस द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस्टिवल्स एंड फेयर्स इन द उत्तर प्रदेश आइडेंटिटी। कि जो उत्तर प्रदेश के जो फेस्टिवल्स एंड फेयर्स है, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी में, उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हमेशा रहे हैं, होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन है, ज्योग्राफी है, कल्चर है। अ, कई फेयर्स एंड फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी होते हैं, और हिस्ट्री है, कास्ट है, सेक्ट्स है, लाइक नाथ पंथीज एंड ऑल, है ना। तो दुनिया भर के जब इतनी सारी चीजें हैं, उस वजह से उत्तर प्रदेश में दुनिया भर के फेस्टिवल्स है ना, फेयर्स होते हैं, और हमेशा अलग अलग फेयर्स लगते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। तो वो उनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहती है। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो अपन फेस्टिवल्स एंड फेयर्स इन उत्तर प्रदेश आर मोर द रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजियस के अलावा और भी चीजें हैं। दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनिटी लाइफ, यस, सीजनल रिदम्स, आर्ट एंड कॉमर्स एंड कल्चरल मेमोरी। कि कहीं ना कहीं हर पार्ट में लाइफ के उसमें कनेक्टेड रहते हैं, और उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस है जो अब हम देखते हैं उनकी कम्युनिटी लाइफ में भी, उनके कहीं ना कहीं पार्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अलग से जैसे जब गेहूं की कटाई हो, तभी भी एक उनका फेस्टिवल्स होता है। तो इस तरीके से अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। अब जैसे मेजर हिंदू फेस्टिवल्स की बात की जाए तो कुंभ मेला, प्रयागराज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, यस, अकर्स एवरी 12 years। तो इस बार भी हुआ। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो कुंभ मेला था उसकी सिग्निफिकेंस क्या, कौन से रिवर्स पे आता है, ये आपको उनका पता होना चाहिए। रामनवमी एंड दिवाली सेलिब्रेटेड ग्रैंडली इन अयोध्या, यस, आफ्टर क्या बोल जो राम जन्मभूमि मूवमेंट के बाद में, अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, ये कुछ ज्यादा बड़े लेवल पे होने लग गया। और इस तरीके से होता है कि जैसे कि इतने लाख दिए जलाने वाली अलग अलग चीजें होती हैं जो हम लोग देखते हैं। होली एंड लठमार होली, जो मथुरा के रीजन के पास में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृष्ण लीला से इंस्पायर्ड है ना, उससे रिलेटेड बहुत कलरफुल ट्रेडिशंस होते हैं जो यहाँ पर गाने भी गाए जाते हैं, गोपियां इस तरीके से। मुस्लिम एंड सिंक्रेटिक ऑब्जर्वेंस, मुहर्रम इन लखनऊ, जैसे रिसेंटली हुआ अभी, शिया ट्रेडिशंस हैं, और हुसैन की मौत पे मरसिया निकाले जाते हैं। इस तरीके से तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, बहुत, बकरी ईद, मीठी ईद, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की यूपी में रिसाइड करती है। तो क्योंकि कैपिटल भी रही है मुगल्स की, एंड रीजनल कैपिटल्स एंड वेरियस ट्रेड सेंटर्स रहे हैं, तो इस वजह से डेफिनेटली वहां पे बहुत सारे मुस्लिम रिसाइड करते हैं। वो कहीं ना कहीं जो कल्चर में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। शेयर प्रैक्टिसेस, गंगा जमुनी तहजीब, अमरोहा, यहाँ पे अमरोहा तो ढोल के लिए भी फेमस है। तो ये जौनपुर, रामपुर, यहाँ पे लोकल एंड सीजनल फेयर्स, यस, माघ मेला प्रयागराज, एनुअल प्रीकर्सर ऑफ कुंभ, ब्लेंड रिचुअल बाथिंग, लोग जाते हैं, डुबकी लेते हैं, स्नान लग करते हैं, बहुत प्योरिटी मानते हैं कि पर्टिकुलर कई दिन होते हैं जिन पे जब आप रिचुअल बाथिंग करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा आपके लिए पायज रहती है। देव मेला बाराबंकी, सूफी श्राइन, हज वाली रिशा पे, वहाँ बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम डिवोटीज दोनों ही आते हैं। एक्चुअली जो सूफीज की मजार रही है हमेशा, ये आप जानते हैं, यहाँ पर ये एक तरीके से होता है कि बहुत लिबरल ट्रेडिशंस रहे हैं यहाँ पे, हिंदू प्लस मुस्लिम सब, क्योंकि ये एक हॉस्पाइसिस रहती थी, जगह होती है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई से लेके इवन लंगर फैसिलिटीज किसी भूखे आदमी के लिए, वेलफेयर आउटलुक जो होता था ना, वो यहाँ पर हम देखने को मिलता था। बाटेश्वर फेर आगरा, कंबाइंड कैटेल ट्रेडिंग, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, ये बहुत। और इवन आपको, आप ये देख लीजिए कि इसमें आपके जो लोकल
रीजनल जगह है जहाँ पे जो जो फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप जो देखने को मिलते हैं, वो आप इनमें आप अपने, अगर आंसर है तो आप अपने क्षेत्र का भी लिख सकते हैं, तो जैसे कि मेरठ में क्या होता है ना ऑल। फेस्टिवल्स रिफॉर्म्स रीजनल आइडेंटिटी, कम्युनल हार्मनी एंड एग्रो रिलीजियस लिंकेज। जैसे मैंने बताया कि अभी आपको पहले बताया था कि किस तरीके से गेहूं की कटाई होती है, तभी भी अलग अलग फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशंस होती हैं। जब उनको सो करते हैं तो अलग होती हैं, कटाई करते तो अलग होती है। जैसे होली पे पहली जो फसल होती है तो वो आग में देते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो रिलीजियस आपको ट्रेडिशंस है, ये सालों से चलते आए हैं, ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सस्टेन लोकल इकोनॉमीज, यस डेफिनेटली ट्रेडिशन से लोकल इकोनॉमी सस्टेन होती है। छोटी छोटी दुकानें चलती है जो रीजनल लोकल पे, कुजीन्स, यस, शेयरिंग ऑफ द स्वीट्स, ये म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग्स, यस बहुत इंपॉर्टेंट, सॉन्ग्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, पुरवाइयां गाई जाती है। और आप ये देखिए, आला गाया जाता है, वीर रस जो आला उदल के लिए गाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बुंदेलखंडी फेस्टिवल, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। यस, देखो हिंदुस्तानी म्यूजिक ये बहुत म्यूजिक और डांस में उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। डांस भी, कथक, है ना, जो सेंटर्स हुआ करते थे लखनऊ एंड, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, क्योंकि पेट्रोनेज मिला था। अब वहां पे रीजनल किंग्स जो हुआ करते थे, जो रूलर्स हुआ करते थे, उनसे पेट्रोनेज मिलता था, तो इससे ये फेमस हुए, उनको प्रमोट किया गया, उनको प्रिजर्व किया गया। तो उत्तर प्रदेश इज अ वाइटल सीट फॉर इंडियन क्लासिकल आर्ट, जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कथक डांस, क्योंकि पेट्रोनेज, घरानाज, परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस ये आज भी है, प्रेवलेंट है। बहुत ज्यादा लोग अभी तक भी परफॉर्म करते हैं। हम बिरजू महाराज की बात करते हैं, है ना, जाकिर हुसैन की बात करते हैं, तो ये हमेशा ये बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट रहे हैं बहुत ज्यादा। उनको हमेशा उन्होंने प्रिजर्व किया है, प्रमोट किया अलग अलग जगह पे, बड़े बड़े लेवल पे। जहाँ तक म्यूजिक की बात कर आती है तो घरानाज आप देख सकते हैं कि बनारस घराना, नोन फॉर तबला एंड वोकल म्यूजिक, डिवोशनल भजन, आप जैसे कृष्ण लीला की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि किस तरीके से वो म्यूजिक को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रमोट किए, जो उनके बारे में गाई जाती थी कहानियां, जो हर जगह फेमस है। म्यूजिक इवन जो बॉलीवुड म्यूजिक है उनमें भी उनके रेफरेंसेस उठाए जाते हैं। रामपुर साहसवान घराना, इवॉल्व नवाबी पैटर्नेज, ख्याल एंड ध्रुपद स्टाइल जो फेमस रही है हमेशा हिंदुस्तानी म्यूजिक की। तो ये म्यूजिशियन लाइक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई मास्टर, भारत रत्न मिला उनको, गिरिजा देवी, ब्रॉट अप द म्यूजिक टू द ग्लोबल अक्लेम, क्योंकि इनको बहुत फेमस है, हर जगह से इनको न्योता आया जाता था। दे हैड टू परफॉर्म एट वेरियस प्लेसेस, वर्ल्ड लेवल। डांस की बात की जाए तो कथक डांस, कि लखनऊ का घराना कथक, नवाब उसको पैटर्नेज दिए थे, और बहुत नजाकत से। अब देखो म्यूजिक प्लस ये डांस, कथक ना, हिंदुस्तान म्यूजिक प्लस कथक, तो ये इसको फैसिलिटेट करते थे एक दूसरे को, है ना। तो आपने देखा होगा कि मैं वर्ड याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब दोनों म्यूजिक में तबला इस तरीके से बजाया जाता था, तबले की धुन पे डांस हुआ करता था, फीट मूवमेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिरजू महाराज, उन्होंने रिवाइव किया कथक को ग्लोबली। आज भी अच्छे 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 जो डांसर्स हैं, दे आर ट्रेन्ड फ्रॉम बिरजू महाराज। सो सब लोग यही बोलते हैं, इवन माधुरी दीक्षित बोलती है
कि they are trained from the Birju Maharaj. Kathak continues to taught perform evolved institution like Bhatkande संगीत विद्यापीठ जग लखनऊ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मेंशन कर सकते हो इंस्टीट्यूट्स के बारे में. फॉर क्लासिकल फ्यूजन फेस्टिवल्स लाइक संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी, लखनऊ महोत्सव, ये आज जो परफॉर्म होते हैं इसके लिए. इवन जो जनरली फाउंडेशन डेज होते हैं किसी भी, वहां पर ये परफॉर्म होते हैं. कव्वाली जनरली आपको दरगाहों पे, श्राइन्स पे एवरी थर्सडे नाइट को देखने को मिल जाते हैं. भजन्स बहुत वेरी फेमस, और रामलीला जनरली परफॉर्म करते हैं. ये हम लोग देखते ही हैं ना कि दशहरा आने से पहले, तो ये इसको प्रमोट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं. सिग्निफिकेंस देख लीजिए कि इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं, अभी तक लंबे चलते आ रहे, इतने समय से प्रिजर्व कर रखे हैं. और घराना इस तरीके से घराना टैग करने के पीछे रीजन होता है कि वो उसको आर्ट को बिलोंग करते हैं, उनकी वो जिम्मेदारी बन जाती है, उनको वो आगे नर्चर करते हैं, अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाते रहते हैं. तो ये बहुत ज्यादा ये कि किस तरीके से जो वोकेशनल एजुकेशन है ये कंटिन्यू चलते रहे. तो द स्टेट रिमेंस नर्सरी ऑफ द क्लासिकल आर्ट म्यूजिकल रिदम. इसके लिए आप ये कर सकते हो कि इसमें इसके इम्पैक्ट्स क्या, सिग्निफिकेंस क्या है कि वाइब्रेंट कल्चर सबसे पहले तो ये बात है यूपी का. फिर इकोनॉमी में मदद है ना, ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस इंप्रूव होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात सोशल म्यूचुअल ट्रस्ट, किस तरीके से आपस में, क्योंकि जो म्यूजिशियंस होंगे वो ज्यादातर कोई रिलीजन या फिर किसी कास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, रादर देन किसी, वो अपने जो टैलेंट होता है, जो उनकी स्किल्स होती है, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल देख लीजिए इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द गंगा जमुनी तहजीब एज ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस ऑफ उत्तर प्रदेश. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि गंगा जमुनी तहजीब के बारे में, उसके अलग अलग किस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर से इंस्पायर हुए, म्यूजिक से इंस्पायर हुई, लैंग्वेज से इंस्पायर हुई. तो इस तरीके से अब जैसे हम पढ़ते हैं कि द गंगा जमुनी तहजीब प्रेजेंट द कंपोजिट कल्चरल इथोस ऑफ इमर्ज इन उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन गंगा यमुना प्लेन में. ऑरिजिन्स मैंने आपको बताया था कि डेवलप ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत मुगल एरा अवध दोआब रोहिलखंड रीजन में, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ बोथ हिंदूज प्लस मुस्लिम्स इफेक्टिव रही है, तो इस कारण से ये डेवलपमेंट हुआ है और कल्चरल एक्सचेंज हुआ है. और सूफी भक्ति के फीचर्स आए, इन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए, तो लिबरल एटीट्यूड पैदा हुए. एनहेंस बाय लव यूनिटी, जैसे मैंने आपको बताया. प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, कल्चरल मैनिफेस्टेशन लैंग्वेज हिंदुस्तानी उर्दू, ब्लेंड ऑफ पर्शियन अरेबिक वोकैबुलरी, खड़ी बोली जो ब्रज में हुई जाती है. लिटरेचर, पोइट्स लाइक कबीर, रहीम, रश्कन ट्रांसेंडेंट रिलीजियस आइडेंटिटी इन देयर डिवोटीज वर्सेस. म्यूजिक एंड आर्ट, कथक कव्वाली, इनको डेवलप किया गया इस गंगा जमुनी तहजीब ने, क्योंकि एक दूसरे से को जब आप ट्रेडिशन शेयर करते हो तो कुछ ना कुछ अच्छा नया पैदा होता है. कल्चरल कुजिन, आवादी बिरयानी, कबाब, स्वीट्स evolved with the contribution from both the Hindus and Muslim culinary styles. Yes. Rituals and festivals, जैसे हमने डिस्कस किया कि शेयर पार्टिसिपेशन में होली, दिवाली, मोहर्रम, बसंत पंचमी, ये हमने देखा है लखनऊ वाराणसी में, दोनों ही किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप अभी देख लीजिए, अभी सावन का महीना चल रहा है, कावड़ियाज निकलते हैं, तो जिन एरियाज में निकलते हैं वहां पर इवन मुस्लिम्स भी सपोर्ट करते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं, पानी पिलाना या जो भी चीजें होती है वो सब, खाना से लेके इवन जहां पर कभी जो मीट की दुकान होती थी वो इवन वो इन दिनों वो हटा देते हैं, ताकि जो डिवोटीज हैं
उनको दिक्कत नहीं हो। तो ये जो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है, ये गंगा जमुनी तहजीब है, इसका वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल। अगर आप इसको कोट करोगे तो ये बहुत आपको अच्छा इंप्रेशन देगा आंसर्स में। तहजीब हैज बिकम अ मॉडल ऑफ कम्युनल कोएग्जिस्टेंस इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक लाइफ, एटिकेट एंड आइडेंटिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले आपका जो कल्चर है, it continues to resist communal polarization, reminding people that they have a shared heritage and emotional unity। कि आपस में दोनों एक सेम हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, दैट कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से वो कल्चर को आगे लेके जाए। तो एक इमोशनल यूनिटी होती है उन दोनों के साथ में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द प्रोपगेशन ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट। यस, जो इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, जो इंडियन फिलोसॉफीज हैं, तो उसको प्रोपेगेट करने में उत्तर प्रदेश का रोल क्या रहा। पहले तो आपको जो फिलोसॉफीज है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफीज है हिंदू की, सांख्या है ना, न्याय, मीमांसा, योगा है ना, तो ये वैशेषिका, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सांख्या क्या है, न्याय है, इनके फाउंडर क्या, कपिल, गौतमा, जैमिनी है ना, पतंजलि, ये आपको कन्नड़, ये पता होना चाहिए, कन्नड़ है ना। तो ये आपकी फिलोसॉफी क्या थी, क्योंकि जनरल इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये फिलोसॉफी हमने यहाँ डिस्कस करी, इस पे क्या एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, इसमें नहीं है तो पेपर 1 2 3 में आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश तो फिलोसॉफिकल की जर्नी क्या बोलते हैं, जननी ही रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगी बुद्धिज्म फ्लरिश हुई है, फिलोसॉफी, जैनिज्म फिलोसॉफी फ्लरिश हुई है, देन शैविज्म वाराणसी में, इलाहाबाद में है ना, शक्तिज्म, भागवतिज्म जो कृष्ण वाली, वैष्णविज्म। तो ये तो इतनी सारी फिलोसफीज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रोपोगेट हुई है, स्प्रेड हुई है, इवन इवॉल्व हुई है, रिफॉर्म्स हुए हैं। तो ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश हैज बीन द स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल नर्व सेंटर ऑफ इंडिया, होम टू की ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स इन philosophers shaping India's metaphysical and ethical system, that we have already discussed this, and Vedic and Upanishadic legacy. Yes, Kashi, Varanasi, Prayag was the centers of Nyaya and Mimamsa एंड अर्ली वेदांतिक थॉट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेदांतिक थॉट क्या है, जो अर्ली की इवन जो उपनिषद से उनके जो फीचर्स हैं, आई मीन उनके जो कैसे बता उसको, जो जो मैसेजेस जो कैरी करता है ना, कि रीइंकारनेशन है, नॉलेज मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा है ना, और रीबर्थ थ्योरी, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, वन रिचुअल्स है ना, ये जो उपनिषद के से ये जो फिलोसॉफीज की, ये आपको पता होने चाहिए थोड़े से। तर्कशास्त्र, लॉजिक, developed in Banaras school, commentary tradition stretching from 20th century. Mandana Mishra, that rival turned disciple of Adi Shankaracharya, debated in, तो इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आदि शंकराचार्य के बारे में तो आपको पढ़ना चाहिए, अद्वैतवाद, ये इनके मठ स्थापित होना, जो श्रृंगेरी जो अलग अलग हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफी, अगर आप लोकेशंस के साथ इनको एक्सप्लेन करते हो, कि सारनाथ आते हैं तो आप धम्मचक्र प्रवर्तन लिखते हो, कौशाम्बी आते हैं तो आप बुद्धास के बारे में लिखते हो, डिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में लिखते हो है ना, सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग के बारे में लिखते हो, साथ में साथ आप 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ लिखते हो। तो ये डेफिनेटली आपके आंसर्स में ज्यादा होता है। 4 नोबल ट्रूथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ग्राम, सॉरी 4 नोबल ट्रूथ्स की प्रॉब्लम्स है, तृष्णा, आप ये कि दुख है, दुख के पीछे रीजन है, रीजंस क्यों हो सकते हैं, और उसको कर्टेल करने के लिए 8 फोल्ड पाथ का प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। जैना टेक्स्ट आपको हमने बताया आपको कि सेवरल तीर्थंकर यहाँ बोर्न हुए, उन्होंने अपना मैसेजेस यहाँ से स्प्रेड किया, तो ये आपको पता होना चाहिए।
medieval mystics ethics, कभी तुलसीदास जी की फिलोसफी कि कास्ट है ना, और स्पिरिचुअल यूनिटी अगेंस्ट द आइडलेटरी, है ना, वीमन को उन्होंने राइट देने की बात कही। ये सारी चीजें मतलब एथिकल मॉरल अपलिफ्टमेंट की बात है टोटल। एंड देयर वर्क कंट्रीब्यूटर्स टू एथिकल मोनोथिज्म। ये मॉडर्न थिंकर्स की बात, मॉडर्न मोहन मोहन मालवीय, बीएचयू के फाउंडर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ लर्निंग। तो ये अब यहाँ सिग्निफिकेंस देखते हैं तो उत्तर प्रदेश कंटिन्यूज टू बी द इंटेलेक्चुअली फर्टाइल ब्लेंडिंग स्पिरिचुअल स्टडी फोक विजडम एथिकल एंड कोर्स ऐसा थॉट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ उत्तर प्रदेश फिजिकल ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस इट्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर यूपी का, बहुत है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एग्रीकल्चर से एक तो डाइवर्स एग्रीकल्चर होता है यूपी में, तो और ज्योग्राफी भी अलग है, तो इससे बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती है, अलग अलग तरीके के इवन पानी की समस्या कहीं अलग है, तो उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब ये प्रॉपर इन्फ्लुएंस करती है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश फिजिकल ज्योग्राफी particularly fertile plain river system climate pattern has made it one of the India's leading agriculture states। तो कि अभी जैसे सबसे पहले तो कि इट इज द सेंटर ऑफ alluvial प्लेन, गंगा यमुना दो आप, तो जो रिवर्स साथ में जो इरोड करके सेडिमेंट्स लेके आती हैं जो आज सेटल डाउन करती है बीच में, तो ये जो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होते हैं एरियाज, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। पूरा जो बेल्ट है, जो खादर का जो बेल्ट है, तो बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है क्योंकि रिवर बेड है तो पानी की समस्या नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होते हैं। इवन जो शुरू में जो सोसाइटीज, जो सिविलाइजेशंस, वो भी जो सिटीज डेवलप्ड हुए हैं वो भी इन्हीं जो सिटीज रिवर के किनारे थे वो पहले डेवलप्ड हुए। तो ये हम अब एग्जामिन हाउ उत्तर प्रदेश फिजिकल ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस इट्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो पहले आप ये बता दीजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी के जो फीचर्स है, इंडो गैंजेटिक प्लेन जो हमने बताया अभी, सॉइल्स एलुवियल रिच सॉइल मैंने आपको बताया, क्लाइमेट यस डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, बहुत सुटेबल फॉर बहुत खरीफ एंड रबी। अब मेजर जैसे वीट है, पेडी है, चावल है, अब शुगर केन है, सोयाबीन है और अदर्स। ये बहुत ज्यादा ये किस तरीके से ये बहुत एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अब एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के वेस्टर्न यूपी इट सपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, और दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी दिल्ली की रही तो मार्केट अवेलेबिलिटी हुई, और यहाँ पर कई मिल्स रही, है ना, तो इस वजह से यहाँ पर अलग अलग दूसरी जो क्रॉप्स है जो जैसे शुगर केन है वो ज्यादा बड़े लेवल पे कल्टीवेट होती है। ईस्टर्न यूपी की बात करते हैं तो राइस, पल्सेस एंड लाइव स्टॉक, क्योंकि एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो जो लैंड होल्डिंग्स है वो कम है, और फ्लड प्रोन भी है क्योंकि बिहार से पास में है, तो जो रिवर्स है वहां पर नेपाल से भी पानी आता है, तो इस वजह से फ्लड प्रोन है ये। बुंदेलखंड यस। अब इस डाइवर्सिटी देखिए आप कि एक तरफ तो इतना ज्यादा वाटर इंटेंसिव है एरिया, और एक तरफ एरिड है जो बुंदेलखंड रीजन है, तो वहां पर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, नहर, जो अलग अलग रिवर्स है उनको करने की कोशिश करती है, तो इस वजह से ये यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। ये एरिया
मिलेट्स के लिए भी फेमस है। और सब ग्राउंड नट, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज, one of India's most extensively irrigated areas. Canal system, सादा कैनाल, वेस्टर्न अपर गंगा कैनाल। वाटर इंटेंसिव क्रॉप मैंने आपको बता दिया कि शुगर कैन, राइस एंड व्हीट डोमिनेट प्रोफाइल क्रॉप करते हैं, है ना। और ग्राउंड चैलेंजेस, यस, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, सैलिनिटी ऑफ द सॉइल हो रहा है, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आ रही है। और इसके अलावा आप ये सब सोच सकते हो कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है, वाटर क्वालिटी पुअर हो रही है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इन लो मैकेनाइजेशन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, यस, क्योंकि इतना गरीब किसान किसान गरीब है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट और चीजों पे, जैसे सीड्स पे, मशीनरी पे, है ना। और मार्केट फैसिलिटीज इज नॉट डेवलप्ड जस्ट लाइक वेस्टर्न यूपी, so they had to sell their products to the informal market rather than the formal market in western UP. Significance, UP contributes significantly to India's food security, especially in sugarcane, wheat, milk and potato production, yes, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रमोट करता है। ओके, यूपी लार्जेस्ट है सुगरकेन प्रोडक्शन में, लेकिन जहां तक की बात आती है द सुक्रोज कंटेंट, तो वो जो साउथ है के जो शुगर केन्स वहां पर ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लंबे पीरियड तक वो पकते हैं, धूप अच्छी होती है, फ्रॉस्ट फ्री डेज मिलते हैं, एंड वाटर। इस वजह से इट्स ज्योग्राफी हैज हिस्टोरिकली मेड द ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया, influencing rural employment and migration and political economy, that we have already discussed. Next question. Evaluate the challenges and opportunities of river water management in the Ganga basin with reference to Uttar Pradesh. Yes. जो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि हम जो वाटरवेज को यूज करने में हमारे पास चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। तो हम पहली बात तो कि बहुत सारी रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना, है ना, छोटी छोटी रिवर्स है, ट्रिब्यूटरीज है। तो डेफिनेटली वो एक वाटरवेज, रिवर वाटर मैनेजमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश इज बीइंग हार्ट ऑफ द गंगा बेसिन फेसेस डुअल चैलेंज, ensuring adequate water and for agricultural livelihood while addressing the pollution and seasonal flood, inter-state dispute also, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सटेंसिव रिवर नेटवर्क जो मैंने बताया, इवन काफी सिटीज कनेक्टेड हो जाती है, तो ये काफी फायदेमंद रहती है। और ज्यादा रिवर फैसिलिटीज होती है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, एनर्जी सपोर्ट हो जाती है ना। और खुद लोगों के फैसिलिटीज हो जाती है सैनिटेशन के लिए। सो ये सब चीजें। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी नॉर्मल गंगे प्रोग्राम ऑफर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क्स फॉर द रेस्टोरेशन रेजुनेशन, ये किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन और जो रिवर वाटर है उसको उसको क्लीन करने के लिए ये प्रोग्राम। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इको टूरिज्म, और हाइड्रो इको टूरिज्म की बात हो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की भी बात हो सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है। वाटरवेज ट्रांसपोर्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, and different kind of economy related work, fisheries very important, yes, blue revolution, ठीक है। बट चैलेंजेस क्या है, देखो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, कानपुर में टेनरीज हैं, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आप गाजियाबाद में, तो यहाँ और इन अदर सिटीज लखनऊ, तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वेस्ट है वो उसमें जाता है। तो और इवन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है उससे भी कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन होता है वो रिवर में जाता है, तो उसको पोल्यूट करता है। और यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, यस, हैवी एक्सट्रैक्शन ऑफ इन शुगर बेल्ट, एक्वीफर डिप्लीशन, सैलिनिटी,
फ्लड्स एंड इरोजन, यस डेफिनेटली हमेशा फ्लड्स आते रहते हैं जो ईस्टर्न यूपी है ना। तो और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं नेबर स्टेट्स बिहार के साथ, वाटर शेयरिंग इश्यूज, तो क्योंकि कई स्टेट्स में पानी की समस्या कम है, कई में पानी की जरूरत ज्यादा है, तो ये भी एक इश्यूज हो जाते हैं। और बेसिकली जो स्टेट्स है वो दे द वाटर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपस में डिफरेंसेस होना ही लाजमी हो जाए, स्वाभाविक बात से। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात जहां आती है तो कैन बात बेतवा लेवल लिंक प्रोजेक्ट है ना, ये लिंक करने के, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा जो जो कान्हा रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, यहाँ से इसको काफी जमीन इसकी इसमें आएगी जब रिवर लिंक करेंगे, तो ये अभी चैलेंजेस हैं। अभी नमामि गंगे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है, उसकी जो रिवर डाइवर्सिटी है, रिवर की इकोलॉजी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करे, बायोडाइवर्सिटी को, तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बाहर रखे, गंगा मित्र है ना। देखो आप इसको एसडीजी से भी खत्म कर सकते हैं कि सिक्स की वाटर क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहती है किस तरीके से, और बाकी इस तरीके से कह सकते हैं कि एफिशिएंट रिवर वाटर मैनेजमेंट इन यूपी एसेंशियली रिक्वायर्स फॉर द फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी गिवन द स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। जिस तरीके से पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, discuss the pattern of urbanization in Uttar Pradesh and its implication for sustainable development. Urbanization in Uttar Pradesh has been uneven, unplanned and overburdened. देखो पॉपुलेशन ज्यादा है तो अर्बन सेंटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो रही है ना। ऐसा भी काफी सिटीज अर्बनाइज तो हुए हैं, इवन सेकेंड अर्बनाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा देखने को हमें यूपी में मिला। तो अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश हैज बीन अनइवन, अनप्लान्ड, यस। आप देख सकते हो कि जो वेस्टर्न यूपी है मोर अर्बनाइज्ड देन जो सदर्न यूपी है, जो बुंदेलखंड रीजन है उससे कहीं ज्यादा। अगर आप और भी देखो तो जो ईस्टर्न यूपी है, इट इज व्हेन वी कंपेयर इट टू द वेस्टर्न यूपी, सो दैट इज लेस डेवलप्ड है ना, लेस अर्बनाइज्ड, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट भी हाई हो जाएगी वहां पे। मार्केट चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इकोनॉमी जॉब चाहिए, ट्रेड अच्छा होना चाहिए, तो ये बहुत सारी चीजें हो मैटर करती है। सरप्लस चाहिए। अर्बन ग्रोथ पैटर्न्स, मेजर सिटीज लाइक लखनऊ बिकॉज ऑफ कैपिटल, कानपुर बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वाराणसी, प्रयागराज, पहली बात तो ये बहुत पुरानी सिटीज रही है, तो कल्चरली, रिलीजियस, स्पिरिचुअली दे आर वेरी डेवलप्ड। गाजियाबाद एंड रिसेंटली डेवलप्ड नोएडा, एनसीआर की इन्फ्लुएंस, यस इट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि एनसीआर के इन्फ्लुएंस से भी कई सिटीज डेवलप हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आगरा, अदर्स, और स्मॉल मिडिल टाउन मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, जो एजुकेशन सेंटर्स में भी डेवलप हुए हैं। कई जो अर्बन ग्रोथ पैटर्न्स रहे हैं वो रहे हैं कि एंशिएंट तो मैंने आपको बता दिया, some cities are developed on the basis of archaeological sites also, like आगरा, झांसी, है ना। तो ये चीज आपको देख लेना वो होना चाहिए। अदर सिटीज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल विल, फॉर एग्जाम्पल इटावा। So you have to understand these. I mean, you have to brainstorm in such a way that आपको बहुत सारे points आए। I mean, जब आप ये सोच सकते हो कि देख कि it was the it was the city of ex CM, so इस वजह से मुलायम सिंह यादव। So challenges क्या है? Unregulated urban sprawl, loss of wetlands, जो इवन जो वेटलैंड्स है वहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता है, फार्मलैंड्स में, फॉरेस्ट में, जो लखनऊ है, वाराणसी में हम आप देख सकते हैं। हाउसिंग शॉर्टेजेस, सबसे पहले अनप्लान्ड है। आई मीन जो सिटीज प्लान भी हो रही है वो आपको देखने को मिलता है कि दे आर नॉट प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द कमिंग फ्यूचर। सो इट इज, ये भी एक इश्यू है क्योंकि उन्हें वाटर की दिक्कत हो सकती है ना, एनर्जी की दिक्कत हो सकती है।
ये भी चीजें हैं। पॉल्यूशन अब कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज्यादा, गाजियाबाद कानपुर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। और इनएडिक्वेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फैसिलिटीज नहीं होने के कारण ये ज्यादा हो जाती है। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से यू हैव टू राइट दैट स्मार्ट सिटीज विजन, स्वच्छ भारत अभियान भी लिखिए आप इसमें, है ना। अमृत स्कीम की फोकस ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की किस तरीके से, और डीओपी क्लस्टर्स, ठीक है। तो और भी जो स्टेट की स्कीम्स आप उस पर कर सकते हैं। और आई मीन जो नई जो सिटीज डेवलप हो रही है वो बहुत अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल अब नॉर्मल मैं आपको जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो इस तरीके से कर रहे हैं कि जो बर्डन है अदर सिटीज पे उसको वो कम करें, है ना, और सिटीज भी डेवलप हो। अगर और सिटीज आई मीन आपको डिक्लटर करना पड़ेगा, है ना, डिकंजेस्ट करना पड़ेगा जो सिटीज है, जो ऑलरेडी सिटीज है जो बहुत ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना, उससे जो लिविंग प्रॉब्लम होती है, आई मीन स्लम्स की कंडीशंस हो जाती है, तो उनको ठीक करने के लिए आपको कई जो सिटीज है उनको आउटस्कर्ट्स में डेवलप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कई इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, जैसे और लखनऊ, न्यू लखनऊ। इसका सिग्निफिकेंस अर्बन ग्रोथ इन यूपी मस्ट अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो आपको एसडीजीज, यू हैव टू यूज द एसडीजीज इन रैशनल मैनर, इंक्लूसिव प्लानिंग, रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, एनवायरमेंट सेफगार्ड्स आपको चाहिए, सब जाके ये जो अर्बन रूरल ट्रांजिशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन शुगर एंड डेयरी इकोनॉमी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश कहीं से और जो और स्टेट्स उनसे कहीं से ज्यादा आगे निकलता है और ज्यादा प्रोग्रेस है ना। तो ये हमको अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि पहले भी शुगर का डिस्कस किया था मैंने आपको से, कि अब नेक्स्ट हम जब आंसर्स देखते हैं तो देखो पहले तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो आपको पता, अब खुद पहले ब्रेनस्टॉर्म करो कि हाँ यार कि किन एरियाज में शुगर प्रोडक्शन ज्यादा है, डेयरी इकोनॉमी ज्यादा है, कॉमर्शियल क्रॉप्स है तो ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा क्यों है कि मिल्स ज्यादा है ना, सब्सिडीज ज्यादा है, और फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस की वजह से, तो ये कारण है। और जहां तक की बात की जाए कि डेयरी इकोनॉमी क्यों ज्यादा है, क्योंकि पहले तो वाटर का इशू नहीं है, दूसरा कि हाई ब्रीड्स अच्छी हैं, है ना, तीसरा है कि खाने के लिए दिक्कत नहीं है, आई मीन फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज बचता है तो उनके लिए काफी होता है, तो इस वजह से डेयरी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। अब हम देखिए जिस तरीके से मैंने अभी ब्रेनस्टॉर्म किया, आपके सामने 6-7 से पॉइंट निकल के आ गए, तो आपको भी यू हैव टू, जब क्वेश्चन आए ना सामने तो आपको दिमाग चलना चाहिए इस तरीके से कि आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकल के आए, आर्गुमेंट्स अच्छा दो। अब उत्तर प्रदेश प्लेज अ पाइवटल रोल इन एग्रो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डेफिनेटली, particularly in sugar and dairy sectors, which are essential for the livelihoods, rural livelihoods and food security. Sugar economy. India is largest sugarcane producer. India is the largest sugarcane producer, especially in western UP. District like Meerut, Bijnor, Muzaffarnagar, Saharanpur. ये मैंने आपको पहले बताया था। Household 120 operational sugar mills, both private and cooperative. Major contributor to ethanol blending program. Yes. अब देखिए किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में शुगर कैन प्रॉफिट कर रहे हैं। एक तो एनर्जी को, क्लीन एनर्जी आ रही है, दूसरा अदर वे से भी इनकम जनरेट हो रही है ना, तो इस तरीके से। बट इनके चैलेंजेस, यस, पेमेंट डिलेस, यस, कई कई महीनों तक जो स्टेट की जो प्राइसेस है ना, जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस जो सेंटर फिक्स करता है, जो स्टेट वाली जो प्राइस जो प्राइस फिक्स करते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंसेस होता है ना, और कई महीनों तक मिल से पेमेंट नहीं आती है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ग्राउंड वाटर डेप्लेशन, यस डेफिनेटली बिग प्रॉब्लम है यहाँ पे। और केन मोनोकल्चर अफेक्ट्स द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सोइल हेल्थ, डेफिनेटली ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इतनी
जो अगर आप मोनोक्रॉपिंग करते रहते हैं तो आपकी सॉइल क्वालिटी पुअर होती है। तो हमेशा जो सॉइल है उसको आप डाइवर्सिफाई कीजिए। आप में जो क्रॉप्स है, जो अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे तब जाके आपकी जो सॉइल है, जो अपना जो रिटेंशन है वो मेंटेन करती है। अब डेयरी सेक्टर की बात की जाए, यूपी इज इंडिया टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, ओवर 16% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन। आई मीन आप सोचिए कि 16% इज वेरी हाई। तो यही अब मैंने पीछे आपको रीजंस दिए थे कि व्हाई डेयरी सेक्टर इज हाई, क्योंकि आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डोमिनेटेड बाय द स्मॉल डेयरी फार्मर्स ऑफन विद 2 to 3 मिल्क एनिमल्स, लीडिंग डिस्ट्रिक्ट मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, वेस्टर्न यूपी के ज्यादा। बाकी इन जनरल है प्राइवेट मिल्क कॉपरेटिव्स, डेयरी स्टार्टअप एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वजह से अब बेटर कनेक्टिविटी टू दिल्ली ना, इस वजह से डेयरी जो सेक्टर है जो ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। स्कीम सपोर्टिंग ग्रोथ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, साइंटिफिक बेसिस पे ब्रीडिंग को डेवलप करना एंड ऑल, नेशनल डेयरी प्लानिंग, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री एट अ चीपर रेट्स, है ना, लॉन्गर टर्म एंड चीपर एज, इंटीग्रेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट बायोगैस के लिए वेस्ट यूज। अब इनका चैलेंजेस भी ये हो सकता है कि मीथेन बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या बोलते हैं, ब्रुसेलिस डिजीज होती है, फुट एंड माउथ डिजीज। सिग्निफिकेंस, बहुत सेक्टर प्रोवाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, स्पेशली वुमेन्स, यस, क्योंकि वुमेन ज्यादा कनेक्टेड होती है, ज्यादा अफेक्ट करती है उनकी लाइवलीहुड पे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ, डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन होगा तो ज्यादा फायदा होगा, रूरल इकोनॉमी इंप्रूव होगी और न्यूट्रिशन वैल्यू इंप्रूव होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस तरीके से आपको पॉइंट जनरेट करिए, रेलेवेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्वेश्चन है हाउ डज द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अफेक्ट द रूरल लाइवलीहुड्स इन ईस्टर्न एंड बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है क्या। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है कि द वे क्लाइमेट कंडीशंस फ्लक्चुएट, जो क्लाइमेट कंडीशंस है जो चेंज होती रहती है, जो थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होती रहती है, और कई कई जगहों में चेंज होती है, कभी बारिश ज्यादा आ गई, कभी गर्मी ज्यादा हो गई, कभी मतलब ये इस तरीके की चेंजेस होते हैं कि धूप ज्यादा निकल रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, कभी बारिश नहीं भी हो रही, कभी ठंड ज्यादा पड़ रही है, कभी कोल्ड ज्यादा हो रही है। तो इरेटिक वेदर पैटर्न्स है ना, तो इसको क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश इज क्लाइमेट सेंसिटिव इकोनॉमी, डेफिनेटली स्पेशली इन यूपी एंड बुंदेलखंड इज इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू द इरेटिक वेदर पैटर्न्स, ये मैंने बताया आपको। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी होगा तो किस तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ज्यादा हो जाएगी तो फ्लड आ जाएगा, कम हो जाएगी तो वाटर की समस्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करेगा, इंडस्ट्रीज को दिक्कत हो जाएगी, है ना। और जो रूरल लाइवलीहुड्स की बात कर रहे हैं तो जो पशु हैं, जो कैटल्स हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, हाँ, उनके लिए आई मीन जो जो घास है दे विल नॉट बी अवेलेबल, और जो फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करेगी, ये सारी चीजें। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश डोमिनेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स रिलाइंग ऑन द रेन फेड राइस, पल्सेस एंड शुगर केन, मॉनसून irregularity affects sowing cycle and yields, yes definitely, कि sowing cycles और yields को affect करते हैं। frequent floods in district like Balia, Gorakhpur, Devria destroy crops and displace people, and rising vector borne disease, yes ये आपको याद, ये आपने अच्छा एग्जांपल है, आप ये इसको दे दीजिए कि किस तरीके से जापानीज एंसेफेलाइटिस होती है और बच्चों को दिक्कत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को। बुंदेलखंड रीजन, एक तो पहले ही सूखा पड़ता है, अगर ज्यादा रहेगा तो और सूखा हो जाएगा, जो सोइल का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, क्रॉप्स फेलियर हो जाएगी, फार्मर सुसाइड है हमको देखने को मिलते हैं, डेट्स बढ़ जाते हैं, लिमिटेड इरिगेशन कवरेज एंड पुअर सॉइल फर्टिलिटी, हैवी आउट माइग्रेशन टू सिटी, यहाँ से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो ये भी एक इश्यूज हो जाते हैं। और गरीबी है, गरीबी देखने को मिलती है, तो
गरीबी की वजह से क्राइम, है ना, ये आपको हमने बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिला. सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लाइवस्टॉक डेथ एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स, है ना. इन द स्टार्टिंग, आई मीन व्हेन वी ब्रेनस्टॉर्म, these points automatically came to our mind. So you have to like brainstorm every question, even if you are not studying. Just read the question and brainstorm. Just recollect your information that you have already had, you have already studied. Recollect those information. On the basis of that information, you will get points. You will get idea that what you have to write. Okay. So women and children bear disproportionate burdens due to the resource fetching and nutrition stress. Rural credit breakdown. Government के responses definitely. ये आप देखिए बुंदेलखंड पैकेज, स्पेशली पैकेज, PM कुसुम, watershed management practices, and weather based crop insurance. Actually क्लाइमेट बेस, एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है, वो भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो भी बेटर होता है. या आप सजेशंस में दे सकते हैं ना. क्लाइमेट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, सॉरी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स, श्री अन्ना, कैन बेतो जो मैंने बात की थी. और अर्ली वार्निंग सिस्टम ये मस्ट है. डिसेमिनेट करो इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पीजेंट अपराइजिंग एंड तालुकदारी discontent in Uttar Pradesh during colonial rule influenced the trajectory of the national politics in the region? पीजेंट अपराइजिंग तालुकदारी डिस्कंटेंट हुआ था, तो उससे कॉलोनियल रूल में नेशनल पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट हुआ, क्या चेंजेस आए, उन्होंने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें देखो आप हिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री जोड़ा गया है. तो कॉलोनियल उत्तर प्रदेश द यूनाइटेड प्रोविंस वाज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर पीजेंट इंटरेस्ट. लैंड और तारीखदारी डिस्कंटेंट ड्यू टू द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू. जो पॉलिसीज थी, हाई रेवेन्यू यील्ड मांगते थे, है ना, और कैश में मांगना, और जो जमीन होता था उनको फिर उन पर कब्जा कर लेना. इससे इफेक्ट होता था, उनकी जो इकोनॉमी थी, उनके जो लैंड राइट्स थे वो इफेक्ट हुई. तो इससे धीरे धीरे कभी ना कभी तो अपराइजिंग होएगी. गुस्सा आता है दिमाग में लोगों के. पीजेंट्स में आया होगा, जमींदार में आया होगा, तालुकदार में आया होगा, सब लोगों में आया होगा, कॉमन पीपल में आया होगा. तो इस वजह से ये अपराइजिंग हुई. अब नेचर ऑफ अर्ली अपराइजिंग, अर्ली रेजिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ तालुकदार अंडर द 1856 annexation policy, peasants, sepoys and dispossessed landlords united against the British interference that I have already discussed. Indigo rebellion जो वहाँ बंगाल में होता है उसको इंस्पायर्ड हुआ. पीजेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो एक्सप्लॉइटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे फार्मिंग के, उनके अगेंस्ट आवाज उठाई उन्होंने. फिर आप जब 20th सेंचुरी की बात आती है तो किसान सभा मूवमेंट, उसमें यूपी किसान सभा, गौरी शंकर जो प्रोमिनेंट थे, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, दे वर सपोर्टेड बाय द मदन मोहन मालवीय. देखो आप, मदन मोहन मालवीय वाज अ डाइवर्स पर्सनालिटी, तो वो हर जगह है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, उनके कंट्रीब्यूशन हमेशा देखने को मिलता है. तालुकदारी discontent post 1857, Talukdars was reinstated by the British to stabilize the power, but remained resentful of revenue demand. Many aligned with the Congress in non-cooperation movement, seeing the channel to reassert their local dominance. Yes, they helped also, ना. और जहाँ तक peasant की बात आती है, तो peasants were the largest community that were involved in जो mass movements थे ना, उसमें most of the population were peasant only. It was the question of 2023 UPSC mains history option question कि why were the peasants from the largest class in the nationalist movement. So definitely देखो कोई भी पॉलिसीज होती थी वो peasants को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, उन पे इफेक्ट ज्यादा होती थी, पॉपुलेशन ज्यादा भी थे, तो वो कहीं ना कहीं अपना बात भी कह सकते थे. और उनकी पॉलिटिक्स जैसे आज होती है कि ओबीसी पॉलिटिक्स, एससी पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, उस तरीके से वो भी एक पॉलिटिक्स रही होगी. Impacts of national politics, widen the social base, that I have already discussed. The nationalist movement gained traction in rural belts of UP by tapping into the peasant grievances, that I have already discussed this point. Experimentation of the mass politics, techniques like rent strike, no tax campaigns, CDM का part है, and village level sabas.
अब लोकल लेवल पे जो जो बड़े लीडर्स थे उनके मैसेजेस यहाँ इस तरीके से पहुंचाए जाते थे। इमरजेंसी ऑफ लीडर्स like जवाहरलाल नेहरू रेडिकलाइज्ड आफ्टर द विटनेसिंग एक्सप्लॉइटेशन, कम्युनिस्ट पेनिट्रेशन, यस, ऑल इंडिया किसान सभा, लेफ्ट विंग किसान मूवमेंट, अबोलिशन जमींदारी, सोचिए ये भी डिसाइड हुआ इस वजह से। कंक्लूजन, फेज 4, the convergence of peasant distress and larger frustration in colonial UP created the politically charged countryside. I mean, okay, सबसे जब भी ट्रूस होता था ना तो ऐसे ही इवेंट्स वापस स्ट्रगल में आते थे, और इससे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो आगे ही बढ़ता रहा, तो कहीं ना कहीं कोई मैसेजेस मिलता था। नेक्स्ट, ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 10 क्वेश्चंस, एंड कोई भी आपको जो कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज उससे जुड़िए। जो भी आपके इश्यूज हैं दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं पहले भी, तो आप उनसे हम बात कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच।